बेटे की नौकरी लगते ही वह अपने माँ बाप को छोड़कर शहर में रहने लगे। वह कभी कभी ही शहर से गांव आते थे। धीरे धीरे उनका गांव आना कम हो गया। वह अपनी घर गृहस्थी में रम गया। बहू अपने गांव में रहने वाले सास ससुर को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सोबरन जी अपने कमरे में बहुत गहरी सोच में बैठे हुए थे। तभी उनकी पत्नी देवकी जी टेबल पर चाय रखकर कहती हैं, यह लो, आपकी चाय आपने मंगाई थी। मैं बढ़िया अदरक वाली चाय बना कर लाई हूँ। सोबरन जी अपने ख्यालों में खोए हुए थे और वह सुन नहीं पाते। वह दोबारा कहती हैं, यह लीजिए आपकी चाय। तो वह चौंक कर कहते हैं, अरे हाँ, क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैं चाय लाई थी, आप कहाँ खोए थे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था। जब से बेटे की नौकरी लग गई तो शहर में घर इसलिए बनाया था कि हम भी बेटे बहू के साथ ही रहेंगे। एक ही बेटा है हमारा। शहर में घर बनाए हुए भी 5 साल हो गए और अभी बेटे की शादी को कितने साल हो गए। पोता तो 2 साल का हो गया होगा, लेकिन अभी तक हम उनके पास नहीं जा पाए। बस अब मेरा दिल नहीं लगता यहाँ। हम गांव में बेटे और पोते के बिना तो बस बच्चों के साथ रहेंगे। और कितनी ज़िंदगी बची है हमारी, यह भी तो अकेले ही गुजार रहे हैं। सोबरन जी ने बहुत उदास होकर अपनी पत्नी से कहा तो पत्नी ने कहा, आप सही कह रहे हैं, मेरा भी पोते के बिना दिल नहीं लगता है। बस बच्चों के पास जाकर ही अब रहेंगे। मैंने सारा इंतजाम कर लिया। साल में 6 महीने में चक्कर लगाया करूँगा और बाकी फ़ोन पर बात हो जाया करेगी। और भी हमारे परिवार के 10 लोग रहते हैं, उन लोगों से बाकी की देखभाल कर लिया करेंगे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, ठीक है, आप जैसा सही समझें। देवकी जी ने कहा, तुम जाने की तैयारी शुरू कर दो और 10 दिन में हम सारा काम निपटा करके अपने बेटे और पोते के पास शहर में चलेंगे। रत्ना आने का बोल रही थी, उसको मना कर देती हूँ, यहाँ ना आए, शहर में आए, उधर ही हम लोग भाई के घर में ही मिलेंगे। देवकी जी ने अपनी बेटी के बारे में सोचकर कहा, तुम ठीक कह रही हो, रत्ना से बात कर लेना। सोबरन जी ने कहा, मैं आज ही उसे फ़ोन कर देती हूँ। कहते हुए उन्होंने अपनी बेटी को फ़ोन किया और अपनी पैकिंग में लग गईं। सारा काम निपटा कर दोनों पति पत्नी बेटे के पास जाने लगे। उन्होंने अपने बेटे को अपने आने की खबर नहीं दी थी। बिना बताए ही बेटे और बहू के पास जा रहे थे। अपने बच्चों को सरप्राइज़ देना चाहते थे। इसलिए जब पहुँचे तो डोर बेल बजाई तो उनका बेटा बाहर आया और बाबूजी को देखकर चौंक पड़ता है। बेटा अपने बाबूजी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। बेटा माँ बाबूजी के पैर छूता है, दोनों को अंदर ले जाता है। बेटे की पत्नी अभी तक सो रही होती है और उसे उठाता है। देखो माँ बाबूजी आए हैं गांव से। पारुल जल्दी से उठ जाओ। नींद में पता जब चला कि उसके सास ससुर आए हैं तो वह हड़बड़ाहट में उठती है और उसने सुबह सुबह लोअर टी शर्ट पहने होता है। वह वॉशरूम की तरफ भागती है और जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लेती है और कपड़े चेंज करके माँ बाबूजी के पास आई और उनके पैर छूती है। माँ बाबूजी उसे आशीर्वाद देते हैं और पूछते हैं, हमारा पोता कहाँ है? बाबूजी वह अभी सो रहा है, बहू जवाब देती है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, उसे सोने दो, बाद में ले आना जब उठ जाएगा, क्योंकि वह अपने पोते से मिलने के लिए, उसे गोद में लेने के लिए बहुत ही उतावले
हो रहे थे। पारुल किचन में आई है और चाय नाश्ता बनाकर तैयार करती है। तभी रत्ना भी अपने दोनों बच्चों और पति के साथ अपनी गाड़ी में वहाँ आ जाती है। वरुण अपनी बहन और जीजा जी और अपने भांजे को देखकर बहुत खुश हो जाता है, पर पारुल को इस तरह से अचानक सबका आना अच्छा नहीं लगता। फिर भी वह सबके लिए नाश्ता तैयार करती है। संडे का दिन होता है और वरुण की उस दिन छुट्टी होती है, तो वरुण सबके आने से बहुत खुश था और वह माँ बाबूजी के साथ खूब बातें कर रहा था। इधर नाश्ते से निपटकर घर की साफ सफाई शुरू हो जाती है। साफ सफाई करते ही तो फिर से खाने की तैयारी शुरू हो जाती है। पारुल खाना बनाने में अपनी भाभी का हाथ बटाती है और देवकी जी भी छोटे मोटे कामों में दोनों का हाथ बटा देती हैं। सब्जी काट दी, पानी भर दिया। इस तरह से पारुल और रत्ना ने ही मिलकर बर्तन धो लिए। उसके बाद शाम के 4 बज जाते हैं। 4 बजे की चाय के साथ समोसे शुरू हो जाते हैं। इस तरह पूरा दिन खाना बनाने और बाकी कामों में निकल जाता है। इसी तरह बहू के साथ भी पूरा दिन वही हुआ, खाना बनाना खिलाना। पहले बार हुआ था कि सास ससुर और बेटे सब इकट्ठे हुए थे। इन सब से पारुल घबरा गई थी। अगले दिन वरुण सुबह ऑफिस के लिए निकल जाता है। पारुल और उसके सास ससुर घर पर रह जाते हैं। इस तरह एक हफ्ता निकल जाता है, पर उसके सास ससुर गांव वापस नहीं जाते हैं। अब काम करने में बहू को परेशानी होने लगती है। 2 साल अकेले रहने के कारण अपनी मर्जी से जैसे चाहें वैसे रहती थी। कोई कहने सुनने वाला नहीं था। लेकिन अब सुबह जल्दी उठो, नाश्ता बनाकर दो, उसे परेशानी होती थी। पता नहीं और कितने दिन और रुकेंगे। एक तो अचानक आ गए, ऊपर से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। कब जाएंगे कुछ बताया भी नहीं। मैं तो थक गई हूँ। वरुण से पूछती हूँ कि माँ बाबूजी गांव वापस कब जा रहे हैं, कि माँ बाबूजी कब जाएंगे। तो वरुण कहता है, क्या जब उन्हें जाना होगा चले जाएंगे, उनका अपना घर है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। थोड़ा सा गुस्सा होकर वरुण कहता है। पारुल कहती है, ठीक है। इसी तरह 2 महीने निकल जाते हैं और काम करते करते थक गई। काम करती तो बड़बड़ाया करती, जबकि सास उसके कामों में बराबरी से हाथ बटा दिया करती थी। बर्तन धो दिया करती थी, किचन की सफाई कर दिया करती थी। अचार मुरब्बा जो भी डालने होते थे, और भी पापड़ भी बना दिया करती थी। धनिया मिर्च को सुखाना, सब्जियों को साफ करना, यह सारा काम देवकी जी कर देती थी। घर के सारे छोटे मोटे काम देवकी जी देख लेती थी। फिर भी पारुल को अपने साथ रखने में परेशानी हो रही थी। वरुण 6 बजे ऑफिस से आया तो पारुल उससे कहती है, मैं अब और ऐसे नहीं रह सकती। या तो माँ बाबूजी को गांव छोड़कर आओ, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। यह सुनकर वरुण के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वह अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाता। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी पत्नी ये कहेगी, तुमने जो सुना वही सही है। मैं तुम्हारे माँ बाबूजी को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे पहले की तरह रहना है, तुम्हारे माँ बाबूजी के साथ नहीं रहना है। मुझे अपनी आज़ादी प्यारी है। तुम्हारे माँ बाबूजी से मेरे ऊपर बंधन बन गए हैं। मैं अपनी आज़ादी से कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। फैसला तुम्हारे हाथ में है। यह तुम उन्हें वापस गांव भेज दो, नहीं तो फिर मैं हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। रहो तुम इधर ही अपने माँ बाबूजी के साथ। पारुल गुस्से में कहती है और लेट जाती है।
पारुल की बातें सुनकर वरुण परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि पारुल ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। उसकी आंखों से नींद गायब थी। सुबह अपने माँ बाबूजी के पास जाता है और दोनों को देखता है। दोनों देखते हैं कि उसकी आंखें लाल हैं। उसके चेहरे से लगता है जैसे वह पूरी रात सोया नहीं है। बाबूजी उसे देखकर पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, क्या बात है, रात को नींद नहीं आई क्या तुम्हें? वरुण कहता है, नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है, और तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। सोबरन जी और देवकी जी देखते हैं कि उनका बेटा कुछ परेशान है, चुपचाप रहने लगा है और ज़्यादा बात भी नहीं करता, उदास रहने लगा। बहू भी सारे काम करते ही तुरंत अपने कमरे में चली जाती थी। तो उन दोनों पति पत्नी को शक होने लगा था कि ज़रूर कोई बात है जो हमारी बहू हमसे छुपा रही है। मुझे लगता है कोई बात है, सोबरन जी ने कहा। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है कि ज़रूर इन दोनों के बीच कोई बात है। सोबरन जी कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ पता लगा लूँगा। एक दिन सोबरन जी रसोई से कुछ लेने गए। उन्हें कुछ सुनाई देता है। वह कुछ सुनने की कोशिश करते हैं। पारुल वरुण से कह रही है, क्या आपने बाबूजी से बात की या नहीं? वह गांव कब वापस जा रहे हैं? आपने 2 हफ्ता कर दिया, अभी तक कोई बात नहीं की। अगर आपने कल बाबूजी से बात नहीं की तो मैं परसों ही अपने मायके चली जाऊंगी। वरुण कहता है, मैं बाबूजी से क्या कहूँ कि वह अपना घर छोड़ करके यहाँ से गांव चले जाएं? मैं ऐसा कैसे कहूँ? वरुण कहता है। पारुल गुस्से में कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, मैं घर में सबके साथ नहीं रह सकती। बाबूजी को गांव जाना ही होगा, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और तुम्हारे ऊपर घरेलू हिंसा का केस कर दूंगी। यह सुनते ही सोबरन जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपनी बहू को बेटे की तरह समझते थे। वह हमें गांव भेजना चाहती है। उसे हमारे यहाँ रहना पसंद नहीं। पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी थी। एक ही तो बेटा है हमारा, बेटे के साथ आराम से रहेंगे। बेटे से बहू झगड़ा कर रही है। बहू बेटे को धमका रही थी। उन्होंने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उनका सर चकराने लगा और वहीं बैठ गए। फिर खुद को संभालते हुए चुपचाप अपने कमरे में आ गए। सोबरन जी की सोच बहुत व्यवहारिक थी। वह एक विचारशील व्यक्ति थे। वे जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहते थे। बहुत सोच समझकर उन्होंने काम लिया। उन्होंने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। देवकी जी परेशान होकर कहती हैं, अब क्या होगा? तो सोबरन जी कहते हैं, परेशान होने की कोई बात नहीं, मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगा। देखो, अब हम इस बुढ़ापे में अकेले तो नहीं रह सकते। हम गांव में जाकर भी क्या करेंगे और अपने बेटे और पोते के बिना कैसे रहेंगे? हम अपने बेटे का घर भी नहीं तोड़ सकते। समय सही नहीं। तुम अभी बेटे से कोई बात मत करना और ना ही बहू से कोई बात करना। मैं 1-2 दिन में कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगा। देवकी जी हाँ में हाँ मिला देती हैं। 2 दिन बाद 11 बजे के करीब घंटी बजती है। सोबरन जी जाकर गेट खोलते हैं तो 2 आदमी उनसे मिलने के लिए आते हैं। सोबरन जी उन्हें पूरा घर दिखाते हैं और घर देखने के बाद लोग सोबरन जी से कुछ बात करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। वरुण तो ऑफिस गया हुआ होता है। जब रात को वरुण घर वापस आता है तब पारुल उसे बताती है कि कोई
2 आदमी घर आए थे और बाबू जी ने उन्हें पूरा घर दिखाया था। अगले दिन सुबह रविवार का दिन था। बाबूजी कहते हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। वरुण पूछता है, क्या दिखाना है बाबूजी? तो वह कहते हैं, यह एक सरप्राइज़ है, तुम्हें वहीं जाकर पता चलेगा। जल्दी से तैयार हो जाओ और बहू से भी कहो कि जल्दी से तैयार हो जाए, हमें अभी निकलना है। और पारुल तैयार होकर बाबूजी के साथ चले जाते हैं। सब गाड़ी में बैठ जाते हैं और बड़ी अजीब सी जगह पहुंचते हैं। वह उन दोनों को लेकर वहां जाते हैं। 5वीं मंजिल पर पहुंचकर एक कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं। उन दोनों को अंदर ले जाकर शोभरन जी कहते हैं, तुम दोनों यहीं रहोगे, यह इस कमरे की चाबी है। बाथरूम का इंतज़ाम कर दिया है मैंने और किराया भी दे दिया है। 2 महीने बाद तुम खुद भरना। इतना सुनते ही दोनों को बड़ा झटका लगा। दोनों कहते हैं, आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? हम इस घर में क्यों रहेंगे? हमारा तो अपना बड़ा घर है बेटा, घर की डील पक्की हो गई है। हम बेचकर कल गांव जा रहे हैं। अब यह तुम्हारा घर है, इसमें आराम से रहो, खाओ पियो और तुम्हारी इतनी सी घर में अकेले ज़िंदगी गुजर बसर हो जाएगी। तो तुम्हें इतने बड़े घर की ज़रूरत नहीं है। और पारुल बेटा, तुम्हें हमारा अपने साथ रहना पसंद नहीं है तो मत रहो। तुम्हारा पति हमारा बेटा हमने तुम्हें सौंप दिया है, अब तुम चैन की ज़िंदगी गुजारो, बाबूजी ने खींचते हुए कहा और वहाँ से चले गए। यह सब तुम्हारा किया धरा है। बाबूजी ने शायद हमारी बातें सुन ली थी। अब रहो तुम इस घर में। अब हम गुस्सा होकर कहाँ जाएंगे? उनके साथ रहने से बेहतर है इसमें अकेले रहें। ऐसा करते हुए पूरा दिन झगड़े में ही बिना खाए पिए उन दोनों का निकल गया। कहाँ हमारा साफ सुथरा वातावरण वाला और कहाँ यह छोटा सा घर। अब वह छत की तरफ देखती तो मच्छर भी घूम रहे थे। पूरा दिन ऐसे ही लड़ते झगड़ते निकल गया। अब घुटन और गर्मी इतनी थी क्या बताएं। वह सोचती है कि मैं अगर वरुण की कमाई से आधा बचा कर भी पूरी ज़िंदगी जोड़ती रही तब भी ऐसा घर नहीं बना पाऊंगी। और हमारे बेटे के भविष्य का क्या होगा? वरुण की कमाई से तो हम सिर्फ खाने पीने में ही खर्च कर सकते हैं। बेटे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तभी एक मच्छर पारुल के गाल पर काट लेता है। वरुण आराम से सोया होता है। पारुल वरुण को जगाने लगती है। तुम आराम से सो रहे हो? मेरी नींद खराब हो गई है। मुझे इस नर्क में लाकर बिठा दिया तुमने। मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे अपने घर जाना है, अपने सास ससुर के पास। दोनों की खूब तू में होने के बाद तय होता है कि हम माँ बाबूजी के पास जाएंगे। पारुल और वरुण बेटे को लेने के बहाने बाबूजी के घर जाते हैं। माँ बाबूजी आराम से बैठकर चाय पी रहे थे। बेटा सो रहा था। बाबूजी प्रणाम, जीते रहो मेरे बच्चों, कैसे आना हुआ? बाबूजी ने पूछा। बाबूजी बेटे को लेने आए हैं, जाओ ले जाओ, अंदर सोया है। बाबूजी आवाज़ देते हैं तो बेटा बहू कहते हैं, हम आपके पास ही रहने आए हैं बाबूजी, लेकिन तुम लोग तो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते थे। बाबूजी हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं और इसमें वरुण का कोई दोष नहीं है, सारा दोष मेरा है। मैंने ही आपको गांव भेजने को कहा था। वरुण तो आपको यहाँ से भेजने के लिए भी तैयार नहीं था। माँ जी घर का आधा काम करती थी, लेकिन फिर भी मुझे आप दोनों का यहाँ रहना पसंद नहीं था। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और बहुत शर्मिंदा हूँ।
बाबूजी, अपनी बेटी समझकर मुझे माफ़ कर दीजिए, पारुल बोलती रही। माँ बाबूजी ने पारुल को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। बेटी पारुल, तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो, और हमने यह सिर्फ इसलिए किया ताकि हम तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास करा सके। तुम्हें एहसास हो गया, यहाँ सबसे बड़ी बात है, और हमने तुम्हें माफ़ कर दिया। हम सब एक साथ रहेंगे, लेकिन मच्छरों के साथ रात तो अच्छी गुजरी ना? बाबूजी ने ठहाके लगाते हुए कहा तो सब हंसने लगे। अब पारुल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसके सास ससुर ने उसे माफ़ भी कर दिया और वह अच्छे से अपने घर में रहने लगी। पारुल अपने घर में बहू की तरह नहीं बल्कि एक बेटी की तरह रहती थी। उनका ख्याल अपने माँ बाप की तरह रखती थी, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।